स्थान पर आधारित स्वरों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। स्थान के आधार पर हिंदी व संस्कृत में स्वरों के वर्गीकरण में कोई भेद नहीं है। इन्हें 8 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है कंठ अ विसर्ग, तालव्य ई विसर्ग, मूर्धन्य ऋ विसर्ग, दंत्य ल विसर्ग, ओष्ठ उ विसर्ग, कंठ तालव्य ए, कंठ ओष्ठ ओ औ, नासिक अम इम उम। स्वर की परिभाषा दीजिए। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है उन्हें स्वर कहा जाता है। ये बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। देवनागरी लिपि में इनकी संख्या 11 है जो निम्नलिखित है। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु थोड़ी रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है उसे व्यंजन कहा जाता है। इन वर्णों का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं किया जा सकता, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कीजिए। उच्चारण काल के आधार पर मूल स्वर तथा ह्रस्व स्वर आ ई उ री, दीर्घ स्वर आ ई उ, दीर्घ तथा संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ। यदि व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं तो स्वर प्लस व्यंजन मिले होंगे तथा इसमें पहले व्यंजन तथा बाद में स्वर आता है, जैसे थाली शब्द में। संधि स्वर क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये स्वर मूल स्वरों के योग से बनते हैं, इसलिए इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। इसे दीर्घ संधि भी कहते हैं। अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार और अनुनासिक व्यंजन वह है जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता होती है, जैसे गांव, दांत, सांचा। अनुस्वर स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़। अनुस्वार चिन्ह एवं उदाहरण जंगल, मंगल, रंग, तंग, पतंग, उमंग आदि। अनुनासिक का चिन्ह एवं उदाहरण बांस, फांस, दांत, सांचा, गांव आदि। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग के संबंध में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो निम्नानुसार है। इन चिन्हों का प्रयोग वर्ण के ऊपर किया जाता है। सजातीय के अतिरिक्त अन्य व्यंजनों के साथ अनुनासिक ध्वनि जुड़ने पर अनुस्वार बिंदु अथवा अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता। वहाँ पंचम वर्ण को उपयोग में लाया जाता है, जैसे विन्यास, अरण्य, सन्मति, पनग, मुख आदि। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक व्यंजन है। इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं। अनुस्वार के स्थान पर अगले वर्ण का पंचम अक्षर हो जाता है, जैसे अंक, अंग। अनुस्वार एवं अनुनासिक के प्रयोग से अर्थ भी बदल जाते हैं। एग्जाम्पल, यह एक पाँव है, यह एक पाँव है। सांस जा रही है, सांस जा रही है। पत्र लिखे, पत्र लिखे। कबूतर है, कबूतर है। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? एकार्थी शब्द वे कहलाते हैं जिनका वाच्यार्थ एक ही होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, स्थानों के नाम आदि इसी श्रेणी के शब्द हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी, आंवला, जनवरी, हिंदी आदि। समरूपी भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? कुछ शब्द उच्चार की दृष्टि से इतने मिलते जुलते हैं कि प्रयोगात्मक उन्हें एक ही मान बैठते हैं, जबकि उनका अर्थ एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होता है। हिंदी में इस प्रकार के समरूपी भिन्नार्थक शब्द निम्नलिखित होते हैं: अंश, भाग, अंश, कंधा, अचर, जड़, अचिर, शीघ्र, अति, बहुत, इति, समाप्त। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। वे शब्द प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ देते हैं, जैसे कल शब्द का अर्थ पिछला दिन, अगला दिन, शोर, मशीन, सुंदर आदि। उपचार का उपाय, सेवा, इलाज। तारा का अक्ष, आँखों की पुतली। विलोम शब्द किन्हें कहते हैं? परस्पर विपरीत अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द के रूप में जाना जाता है। समानार्थी शब्द किन्हें कहते हैं? समान शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न होना समानार्थी शब्द कहलाता है। तुकांत शब्दों की कोई छोटी कविता लिखिए। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। उपयुक्त कविता में रेखांकित शब्द तुकांत शब्द हैं। विराम चिन्हों का क्या अभिप्राय है? लिखित भाव एवं विचारों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम एवं अल्प विराम में अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अंतिम विराम ले
अंतिम विराम ले वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, जैसे रवि खेलता है। रहीम और करीम विद्यालय गए थे। अल्प विराम का प्रयोग पढ़ते अथवा बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए किया जाता है, जैसे श्वेता, शुभी और मीना अपनी कक्षा में प्रथम आए हैं। मेरे पिताजी, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, उनका स्थानांतरण कानपुर हो गया है। अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? वाक्य को अल्प विराम का विराम देने के लिए कॉमा लगाया जाता है। कॉमा अल्प विराम लग जाने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है, जैसे जगाओ मत सोने दो, जगाओ मत सोने दो। प्रमुख विराम चिन्हों को लिखिए। पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, उपविराम, प्रश्नवाचक विराम, विस्मयवाचक या विस्मयादि बोधक, योजक या विभाजक, निर्देशक, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। वाक्य के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। वाक्य के प्रकार। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः 3 आधारों पर किया जाता है: रचना के आधार पर, अर्थ या भाव के आधार पर, वाच्य के आधार पर। रचना के आधार पर। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर, अर्थ या भाव की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधान सूचक, निषेध सूचक, आज्ञा सूचक, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, संदेश सूचक, इच्छा सूचक, संकेत सूचक। वाच्य के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। लेखन शिक्षण के उद्देश्य बताइए। वह प्रसंगानुसार आवश्यक गति से लिख सकेगा। वह शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सकेगा। अनुलेख, अतिलेख तथा श्रुतिलेख लिख सकेगा। वह लेखन कार्य में ठीक प्रकार से अनुच्छेद बना सकेगा। वह व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकेगा। वह प्रसंगानुसार उचित शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों तथा सूक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। वह सरल, लाक्षणिक, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कर सकेगा। वह अभीष्ट सामग्री प्रस्तुत करेगा। वह क्रमबद्धता बनाए रखेगा। लिखना शिक्षण के 5 आवश्यक सावधानियां लिखिए। पहला है बैठने का ढंग। छात्रों के बैठने का ढंग उपयुक्त हो। रीढ़ की हड्डी लिखने समय सीधी रहे। झुककर लिखने की आदत ना पड़े। आँखों से कागज की दूरी। उपयुक्त वातावरण। कलम पकड़ने की विधि। पढ़ना। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण तथा उनके दूर करने के उपाय बताइए। विलोम शब्द से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक समझाइए तथा कुछ प्रमुख विलोम शब्द भी लिखिए। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर भी विलोम शब्दों की रचना की जाती है और स्वतंत्र शब्द भी परस्पर विलोम हुआ करते हैं, जैसे कपूत, सपूत, रात, दिन। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रायः साथ साथ ही हुआ करते हैं। नीचे कुछ प्रमुख विलोम शब्दों के उदाहरण दिए जा रहे हैं: अग्र, पश्चात, अस्त, उदय, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अमर, मर्त्य, अग्रज, अनुज, अरुचि, रुचि, अंगीकार, अस्वीकार, सुपथ, कुपथ, हेय, प्रेय, हित, आहित, उत्थान, पतन, ऐतिहासिक, अनैतिहासिक, खाद्य, अखाद्य, क्षर, अक्षर, अथ, इति, अवनति, उन्नति, अंतरंग, बहिरंग, अल्पायु, दीर्घायु, अनुराग, विराग, अधुनातन, पुरातन, अद्य, अनद्य, अल्प, अधिक, अनाथ, शनाथ, अमृत, विष। अगम का होगा सुगम, अधिक, न्यून, कम, आदि, अनादि, संगत, असंगत, हंसना, रोना, होनी, अनहोनी, उदार, अनुदर, ऐक्य, अनैक्य, खींचना, रीझना, छत, अच्छत, आसक्त, अनासक्त, दुर्जन, सज्जन, अलभ्य, सुलभ, उद्दत, विनीत, एकिक, पारलौकिक, उपकार, अपकार। समानार्थी पर्यायवाची शब्द से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक समझाइए तथा प्रमुख पर्यायवाची शब्द भी लिखिए। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों में पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। सामान्य भाषा में इनको समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं। चूँकि पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों का प्रयोग सामान्यतः एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, इसलिए इनको प्रतिशब्द भी कहा जाता है। अग्नि का होगा पावक, हुताशन, वहिनी, वैश्वानर, अनल, कृषाणु। अमृत का होगा पीयूष, अमीय, सोम। अश्व का होगा घोड़ा, वाजी, तुरंग, सैंधव। शूर का होगा दानव, दैत्य, राक्षस।
यातुधान निश्चर निशाचर, रजनीचर तमीचर मनुजाद। आँख का होगा नेत्र लोचन नयन दीर्घ अच्छी। आकाश का होगा व्योम नभ अंबर शून्य। कपड़ा का होगा पट चीर वष्ण अंबर। इंद्र का है देवेश देवेंद्र सुरेंद्र देवराज सुरराज सचिपति मध्वा पुरंदर सहस्र नयन। ईश्वर का होगा भगवान ईश परमात्मा परमेश्वर जगन्नाथ जगदीश प्रभु सर्वेश। कमल का होगा नीरज वारिज पदम राजीव कंज पंकज इंदिवर सरोज नलीन अरविंद सरसिज। भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? उच्चारण, वाचन, श्रवण, अभिव्यक्ति। संघर्षी ध्वनियों के उदाहरण दीजिए। गजव, जमीन, फरागत, खरीफ, फिराक, कसम, जहाज, खबर, अखबार, गजल, फक्त, फारिग। अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। वर्णमाला। मिश्रित वर्ण संबंधी अशुद्धियों के 2 उदाहरण लिखिए। छ और छा की अशुद्धियाँ दीक्षा दीक्षा, इच्छा इच्छा। त्रा और त्रि की अशुद्धियाँ होगा मातृका मात्र तथा मात्रा का होगा मातृ। स्वर एवं उनकी मात्राओं से संबंधित अशुद्धियों का एक कारण लिखिए। स्वर एवं उनकी मात्राओं से संबंधित अशुद्धियों का मूल कारण उच्चारण है। उत्क्षिप्त किसे कहते हैं? इनमें से जीभ की नोक उलटकर तालु को कुछ दूर तक छूकर मुख्य द्वार को झटके से खुलती है, जैसे अंगा और ड़। पार्श्विक किसे कहते हैं? इनमें मुख द्वार बीच में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, जैसे ला। लुंडित तथा लुंठित किसे कहते हैं? इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है और दो तीन बार खुलता है, जैसे रा। हृस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हृस्व स्वर कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। स्थान पर आधारित स्वरों का वर्गीकरण कीजिए। स्थान के आधार पर हिंदी व संस्कृत में स्वरों के वर्गीकरण में कोई अंतर नहीं। इन्हें 8 भागों में विभाजित किया गया है। कंठ, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठोष्ठ, तालव्य, दंत्य, कंठ, तालव्य, नासिक्य। लेखन कितने प्रकार का होता है? लेखन 3 प्रकार का होता है। सुलेखन, अनुलेखन और तथा श्रुति लेखन। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां बताइए। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं रूपरेखानुकरण विधि, तंत्रानुकरण विधि, मॉन्टेसरी विधि तथा जैक्टोर विधि। लेखन शिक्षण के कोई 3 उद्देश्य बताइए। लेखन से सुडौल तथा सुंदर लेखन का विकास करना, लेखन विधि व प्रविधि से अवगत कराना तथा उसका अभ्यास कराना, लेखन से भाव विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करना। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां लिखिए। मॉन्टेसरी विधि, जैक्टोर विधि, पेस्टोलॉजी विधि। लेखन दोषों के निराकरण के उपाय बताइए। छात्रों को बैठने का आसन समुचित होना चाहिए, झुककर लिखने की आदत ना पड़े। हिंदी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के सुधार हेतु अभ्यास कराया जाए। लिखने तथा पढ़ने की क्रियाएं एक साथ होनी चाहिए। लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। वर्तनी एवं व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता, अक्षर, शब्द, वाक्यों का स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत करना। लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य किन्हीं 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। छात्रों के बैठने का आसन समुचित होना चाहिए। शब्दों एवं अक्षरों में एक रूपता होनी चाहिए। लिखित अभिव्यक्ति के प्रमुख आधार क्या हैं? प्रथम वर्तनी तथा द्वितीय व्याकरण सम्मत वाक्य रचना। लिखित अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? लिखित अभिव्यक्ति के 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता, सुसंबद्धता।